नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज में। डायबिटीज दुनिया के सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 2,40,00,000 लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य जोखिम खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर दिनेश कुमार, MBBS MD, KGMC लखनऊ, फिजिशियन डायबिटीज एंड हार्ट स्पेशलिस्ट, हर्षा क्लिनिक। डॉक्टर जलीस फातिमा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ। डॉक्टर मुकुलेश गुप्ता, डायरेक्टर डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, उद्यान हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर दिनेश से है। क्या आप हमें यूथ पर डायबिटीज की शुरुआत के इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं, खासकर तब से जब एक सोसाइटी के रूप में हम लंबे समय से इस मिथ पर विश्वास करते रहे हैं कि डायबिटीज बुढ़ापे से संबंधित है और यूथ को नहीं होता है। जी हाँ, पहले यही माना जाता था कि 45 साल से ऊपर की एज में जाके ही शुगर या डायबिटीज किसी व्यक्ति को हो सकती है। बट जैसे-जैसे समय बदलता गया, हमारा लाइफस्टाइल बदलता गया, तो हम डॉक्टर्स ने ये पाया कि अब यंग पेशेंट्स, इतने यंग 20 साल से कम उम्र के पेशेंट्स में भी हमको टाइप 2 डायबिटीज मिलता है, जो पहले हम केवल टाइप 1 डायबिटीज देखते थे। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन इधर हम काफ़ी सालों से ये देख रहे हैं कि लेस देन 20 इयर्स यानी कि 20 साल से कम के बच्चे भी टाइप 2 डायबिटीज से आ रहे हैं, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और जो लाइफस्टाइल मीडिएटेड डिजीज होता है, यानी कि हमारे खराब खान-पान और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि एक्सरसाइज के बिना जीवन जो हम लोग जीते हैं आजकल के बच्चे, उस वजह से डायबिटीज जल्दी उम्र में हो जा रहा है। 20 साल से कम उम्र में भी टाइप 2 डायबिटीज हो जा रहा है, ऐसा पाया गया है। डॉक्टर फातिमा, क्या आप हमें उन लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं जो इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं? क्या ऐसे कुछ साइंस और सिम्टम्स हैं जिन पर किसी को ध्यान देना चाहिए? यंग एडल्ट्स में डायबिटीज कितने समय तक अननोटिस रह सकती है? अगर वक्त पे नहीं खाएंगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच डाइट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन गेहूँ और चावल दोनों ही जो होते हैं वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की अच्छी खासी मात्रा होती है और ये हम क्योंकि इसको काउंट नहीं करते हैं कि कितना खा रहे हैं और कई बार एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसी के हिसाब से हमारी जीवन शैली में उतनी जो एक्सरसाइज है वो नहीं होती है और हम ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो ये सब हमारे शरीर में जमा होता रहता है और धीरे-धीरे क्या होता है कि क्योंकि लिवर इस एक्सेस कार्बोहाइड्रेट और फैट को हैंडल करता है, तो लिवर के ऊपर असर पड़ने लगता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारा है, एक ये भी फैक्टर है जो कि अभी रिसर्चेस से साबित हुआ है कि स्क्रीन टाइम भी हमारा अगर ज़्यादा है, तो उसके दौरान क्योंकि टोटली इनएक्टिव रहती है बॉडी और हमारा जो ब्रेन और ब्रेन सिर्फ काम करता रहता है, आइज़ काम करती रहती हैं, लेकिन हमारी बॉडी टोटली इनएक्टिव रहती है। तो स्क्रीन टाइम के ऊपर काफ़ी स्टडीज़ में ये पाया जा रहा है कि ये डायबिटीज़ के प्रेवलेंस को भी बढ़ाता है और अगर डायबिटीज़ है, तो उसकी कंट्रोल को भी प्रभावित करता है। इसी तरह एडिक्वेट स्लीप अगर नहीं ले रहे हैं, तो स्लीप का भी बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट होता है। स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रेस है, तो उसको कम करने की कोशिश करें क्योंकि स्ट्रेस जो होता है कुछ ऐसे हार्मोन्स को बढ़ाता है, जो कि कैटेकोलामीन्स हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो हमेशा शुगर को बढ़ाती हैं। दूसरा सवाल आपका ये था कि यूथ में जो डायबिटीज़ होती है, तो कितने दिनों तक अननोटिस्ड रह सकती है? तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो कि एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इसीलिए इंसुलिन ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से।
इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में ये डायबिटीज़ बहुत जल्दी से पहचान में आ जाती है क्योंकि उसके लक्षण बहुत तेज़ उत्पन्न होते हैं। मरीज़ का वज़न घटने लगता है, उसको बार-बार प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, बार-बार खाना खाने के बावजूद भी उसका वज़न काफ़ी तेज़ी से घटता है, बार-बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से उसमें डिहाइड्रेशन के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं और धीरे-धीरे उसको कुछ महीनों में ही उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसको महसूस होने लगता है कि उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो उसे कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर मुकुलेश आपसे है। आजकल यंगर पॉपुलेशन काफ़ी प्रोडक्टिव और सोशली काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए? अगर डायबिटीज की बात करते हैं, यंग पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल के बिना तो डायबिटीज की चर्चा ही नहीं हो सकती। अभी तक जो हमारे पूर्व में दोनों वक्ताओं ने बताया कि लाइफस्टाइल कितना महत्वपूर्ण है, और इसी लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 2-3 अंग हैं। पहला अंग तो है आहार। जब आहार की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जैसा कि पहले भी डॉक्टर जलीस ने बताया। अब इस कार्बोहाइड्रेट को अगर हम कम करने की बात करेंगे तो स्वतः ही किसी और चीज़ को बढ़ना चाहिए, और वो चीज़ होनी चाहिए प्रोटीन। तो समानांतर प्रोटीन का इंक्रीज होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की कमी होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी फोकस कर रहे हैं कि अनाज में भी चेंज करें। अगर हम बात करें गेहूं की, तो ये हमारा नेचुरल अनाज इस देश का नहीं है। हमारा नेचुरल आहार जो मिलेट्स हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उनका समावेश हमारी डाइट में आज के इस परिवर्तित और बहुत तेजी से भागते हुए युग के अंदर करना बेहद ही जरूरी है। फिर आती है बात व्यायाम की। तो व्यायाम, इसका कोई भी तोड़ या इसका कोई भी और हमारे पास में रास्ता नहीं है। ये मानव शरीर व्यायाम के लिए बना है, और अगर जो व्यक्ति अगर व्यायाम को अपने जीवन शैली के अंदर नहीं समावेश करके चलता है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ डायबिटीज बल्कि और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को वो निमंत्रण देता है। अब कितना व्यायाम और कैसा व्यायाम, ये अगला प्रश्न होगा। तो व्यायाम की मात्रा भी निर्धारित है कि कम से कम 45 मिनट से 60 मिनट का व्यायाम जो कि एरोबिक हो, चाहे वो स्विमिंग हो, भागना हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, खेलना हो, किसी भी रूप में एरोबिक व्यायाम आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन शैली के अंदर इसका समावेश होना ही चाहिए। ये 2 प्रमुख बातें हुई। फिर तीसरा अंग इसका है, इस शरीर के लिए एक नियमित चेकअप को भी अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं समावेश करके रखें। ये आपका कर्तव्य भी है, जिससे आप इन बीमारियों को बहुत जल्दी, कम से कम सामने आपके संज्ञान में अगर वो चीज आ जाती है, तो आप उस पर कहीं ना कहीं एक्शन भी लेना शुरू करेंगे। डॉक्टर दिनेश, क्या कुछ ऐसे ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं जो पर्टिकुलरली यंगर पॉपुलेशन से रेलिवेंट है? हाई स्ट्रेस प्रोफेशनल रोल्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, इरेगुलेटेड वर्किंग, इरेगुलेटेड। जी, अभी तक हम लोग यही बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफ जीवन शैली जो हमारी है, वो ही डिसाइड करती है कि हम लोगों को कितनी बीमारी और कितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज घेरती हैं। तो जितना भी यंगर जनरेशन है, जैसे डॉक्टर मुकलेश ने बताया, 27-28 हमारी मीडियन एज है, 25% पॉपुलेशन, मोर देन 25% पॉपुलेशन हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो एनर्जेटिक है, जो काम कर रही है, जो नाइट ड्यूटीज कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, शायद वो डिपेंडेंट है अपने फास्ट फूड पे। इसका एक सबसे मेजर उपाय है कि आप 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स अपने शरीर को अलग से दें। जो आपके दिन भर का स्ट्रेस है, जो आपका दिन भर का तनाव है, गलत खान-पान है, गलत जीवन शैली जो अगले 23 घंटे तक चलने वाली है, कुछ हद तक वो 1 घंटा जो आप शरीर को देते हैं, उससे वो न्यूट्रलाइज़ हो जाता है, या फिर उससे वो आप फाइट कर लेते हैं। 45 मिनट से 60 मिनट्स की आपकी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, डॉक्टर मुकलेश ने कहा एरोबिक, मैं एम्फेसाइज करता हूं, अगर आप बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं है तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कमरे के अंदर भी अगर आप करते हैं, सिंपल योगा भी आप आधे पौन घंटे की करते हैं, वो दिन भर का स्ट्रेस, आपकी ट्रैवलिंग, गलत खाना, सब कुछ फाइट करने की क्षमता रखता है।
डॉक्टर फातिमा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ कंसर्न है जो डायबिटीज़ को डायग्नोज कर सकती है या डायबिटीज़ से प्रेरित हो सकती है, और अगर हाँ तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं? डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के साथ ही मरीज़ को एक तरह की घबराहट और अवसाद का सामना कई बार करना पड़ता है और उसे एक तरह का ये नेगेटिव झटका सा महसूस होता है कि मुझे डायबिटीज़ है और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो पहली चीज़ तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप उसको डिनाई ना करें, डिनायल की स्टेज में ना रहें, क्योंकि लक्षण नहीं है। अगर ये कहेंगे कि हमें डायबिटीज़ कैसे हो सकती है, ये नहीं है, बल्कि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और उससे एंग्ज़ायटी और घबराहट और अवसाद के बजाय उसको एक्सेप्ट करें और अपनी इलाज और अपनी दवाइयाँ और अपनी जीवन शैली में जो चेंजेस डॉक्टर बता रहा है, उसको उसी तरह से पॉज़िटिवली करें जैसे कि आपको एडवाइस किया जा रहा है। जैसा कि हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी कहा कि 1 घंटे की एक्सरसाइज़, कम से कम 45 टू 60 मिनट्स की एक्सरसाइज़ करें, तो खुद ही बेहतर महसूस होने लगता है। सॉल्यूशन इसी में है कि हम अपने जीवन शैली को नेचर के करीब लाएँ और वो पॉज़िटिव चीज़ें करें जो हमारी बीमारी को कंट्रोल करने में कारगर साबित होंगी। क्योंकि डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कि रातों-रात किसी दवा से ठीक हो जाएगी। ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ भी है और एक एंडोक्राइन डिज़ीज़ तो है ही। तो ये जीवन के साथ-साथ चलती है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम क्योर कर लेंगे, मगर इसे कंट्रोल करेंगे और इसको कंट्रोल करने में मरीज़ का भी उतना ही हाथ होता है जितना डॉक्टर का हाथ होता है। डॉक्टर मुकुलेश, यंग एडल्ट्स के लिए डायबिटीज़ केयर एंड मैनेजमेंट के फाइनेंशियल बर्डन के बारे में बताएं और साथ ही चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यंग पेशेंट्स में जब डायबिटीज़ होती है, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ या किसी भी बीमारी का इलाज, क्रोनिक इलनेस का, कोई बहुत सस्ते में नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये एक प्रश्न मन में आता है कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम से कम रहे, और उसका एक सबसे पहला महत्वपूर्ण जवाब है कि सही समय पर अगर हम उसको डायग्नोज करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि डायबिटीज़ जीवन में अगर व्यक्ति कोई अमाउंट खर्च करता है पूरे जीवन भर, तो उसका 80% खर्चा इनके कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने में जाता है। तो अगर आप उस 80% की बचत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ को जल्दी डायग्नोज करना होगा और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उसका कंट्रोल भी करना होगा, जिससे कि आपको वो कॉम्प्लिकेशंस का सामना न करना पड़े जब आपके ट्रीटमेंट पे बहुत अत्यधिक खर्चा आने वाला होता है। तो सबसे पहला तो है सही समय पर डायग्नोसिस और अच्छा कंट्रोल, ये पहली बात है। अब इसको कैसे प्राप्त करें? इसको प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। डायग्नोसिस करने के लिए टेक्नोलॉजी हो, चाहे मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी हो, डॉक्टर से संपर्क करने के लिए टेक्नोलॉजी हो, और हमारे अपने ऊपर क्या आपकी डायबिटीज़ प्रभाव कर रही है, आपके खान-पान से आपका शुगर किस प्रकार बदल रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अच्छा खासा अवेलेबल है, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर शायद डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा कार्य हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायबिटीज़ के अंदर आ रही है। इन सब चीज़ों का समावेश अगर हम करते हैं टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप इन तीनों हिस्सों को डायबिटीज़ के, अर्ली डायग्नोसिस, नाइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड गुड कम्युनिकेशन विद द डॉक्टर, जो कि आपको गाइड करता है प्रॉपर ढंग से किस तरीके से, किन पैरामीटर्स को, किन गोल्स को आपको अचीव करना है और कहाँ-कहाँ आप त्रुटिपूर्ण हैं, जहाँ पर कि वो त्रुटियों को ठीक किया जाए। इन सारी बातों पे अगर हम ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से इन बीमारियों को मेंटेन करने का फाइनेंशियल बर्डन हमारे यूथ पर कम से कम आएगा। डॉक्टर दिनेश, हमारे समाज में कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जिस वजह से कई बार सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के लिए स्टिग्मा बन जाता है। ऐसे में किसी यूथ को डायबिटीज़ हो जाना उन्हें कितना इफेक्ट करता है? आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे इस सिचुएशन को? देखिए, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जितनी भी हम लोग आजकल समाज में देख रहे हैं, चाहे डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, तो इनका आपने जैसे बताया कि काफी लोनलीनेस से भी काफी इसका रिलेशन है, काफी स्ट्रेस से इसका रिलेशन है। तो कम्युनिटी वाइज अगर हम इस चीज को लें,
एक ग्रुप हम बना लें, हम एक कॉमन लेक्चर सारे डायबिटीज पेशेंट्स का या जो सब्जेक्ट्स हैं या पर्सन्स हैं उनको बुला के उनको टुगेदर एक कमिटी बना के उनको सिखाएं, पढ़ाएं, उनकी बीमारी के बारे में उनको समझाएं कि ये बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। समाज में ये मैसेज आना चाहिए, ये बीमारी नहीं, एक डिसऑर्डर है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो आजकल के यंग जनरेशन भूल चुके हैं। उनके लिए अगर स्ट्रेस के बीच में, काम के बीच में कुछ टाइम काटना है तो वो स्क्रीन पे आते हैं। हमारे समय आज से बुजुर्ग, हमारे पूर्वज बाहर खेलने जाते थे, एक कम्युनिटी बनती थी, एक ग्रुप बनता था जिसमें यंगस्टर्स खेलते थे, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई फुटबॉल खेलता था। आजकल सब अकेले अपना एक मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के अकेले समय बिताते हैं, जो लाइफस्टाइल के लिए भी खराब है, आपके शरीर के लिए भी खराब है, मानसिकता के लिए भी खराब है। आपका माइंड ओपन नहीं हो रहा है, आप दूसरों से मिल नहीं रहे हैं। अगर आप मिलेंगे तो पाएंगे कि आपकी कम्युनिटी में सब लोग ऐसे हैं जिनको शायद किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो सब मिल बांट के अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। डॉक्टर फातिमा, हमने देखा है कि कई बीमारियों को लेकर सोशल मीडिया में भी कई कम्युनिटीज़ बन जाती हैं जहां कोई पेशेंट अपनी बात खुलकर रख सकता है। आपको क्या लगता है कि ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यंग जनरेशन जो डायबिटिक है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? जी, बिल्कुल, बहुत सशक्त माध्यम होगा ये अगर ऐसा हो, और ऐसा किया भी जाता है। हम लोग भी अपने पेशेंट्स के साथ ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं, और अपने आप से जो बन गई हैं वो तो बहुत ही यूज़फुल हैं, क्योंकि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चों के अंदर भी होती है ये डायबिटीज़, और अगर वो आपस में इस तरह से इंटरैक्ट नहीं करें तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को कई बार उनके लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो प्रॉब्लम्स डिज़ीज़ रिलेटेड भी होती हैं और सोशल भी होती हैं, सोशो कल्चरल भी होती हैं, यानी सामाजिक और ये सांस्कृतिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं उनको डायबिटीज़ है, तो अगर उनको इंसुलिन साथ ले जाना है तो वो किस तरह से सॉल्व होगा प्रॉब्लम? स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ उनको किस तरह से इंटरैक्ट करना है, ये पेरेंट्स आपस में बात कर लेते हैं। फिर पेरेंट्स को आपस में जिस तरह से एंग्ज़ायटी होती है कि हमारे बच्चे को डायबिटीज़ है, तो वो एक-दूसरे से उस चीज़ को बाँट लेते हैं। या कॉम्प्लिकेशंस की सिचुएशन में हमें कितनी जल्दी-जल्दी फ्रीक्वेंटली अपने टेस्ट कराने हैं, ये सब बातें ये आपस में शेयर करने से इसमें बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। डॉक्टर मुकुलेश, हेल्थ केयर सेक्टर में नई टेक्निक और इनोवेशन डायबिटीज़ को मैनेज करने में कितनी मददगार साबित होती है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, जहाँ जैसा कि मैंने पहले भी अवगत कराया कि शायद डायबिटीज़ में ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, डायबिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी इस तेज़ी से बढ़ रही है, और हर जो भी डायबिटीज़ से जुड़ी हुई समस्या है या जुड़ा हुआ जो भी एरिया है, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता ही चला जा रहा है। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के मेजरमेंट की, तो ग्लूकोज के मेजरमेंट में भी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, प्रिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बिना प्रिक किए भी आप अपने ग्लूकोज को किसी भी समय अनेक बार एक लगी हुई सेंसर से, जो कि आपके आर्म पे लगा दिया जाता है और आपके मोबाइल से वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है, आप 24 घंटे अपने शुगर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके अनेक फ़ायदे हैं। आप क्या खा रहे हैं, उससे कितना शुगर बढ़ रहा है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसका ज्ञान शायद उस टेक्नोलॉजी से ही आपको मिलने लगता है। आप अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम इंसुलिन की बात करें, तो इंसुलिन के अंदर जो इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम्स हैं, वो बहुत एडवांस हो गए हैं। अपने आप से आपकी शुगर को नापना, कितनी इंसुलिन लगना है उसको कैलकुलेट करना, और उसी को अपने आप से इंजेक्ट भी कर देना, क्लोज लूप सिस्टम्स, ये एक अलग ही एरिया है जिसके अंदर की बहुत डेवलपमेंट हुआ जा रहा है। अगर हम बात करें पेन्स की, तो कई पेन ऐसे हैं जो कि आपको कैलकुलेशंस भी देते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं आपके मोबाइल से। टेक्नोलॉजी की अगर हम और बात करें, तो पेशेंट्स का कनेक्शन डॉक्टर्स से बन सकता है। एक डॉक्टर अनेक पेशेंट्स के होते हुए शुगर्स को मॉनिटर कर सकता है अपने लैपटॉप के ऊपर। ये सारा ब्लूटूथ और क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ऐप्स की बात करें,
अनेकों ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपकी कैलोरीज कितनी आपने खाई हैं, उसके अनुपात में क्या आपका वेट और उससे मॉनिटर्ड होने वाला HbA1c, जो कि हम शुगर को मॉनिटर करने के लिए काम में लेते हैं, वो अनुमानित HbA1c कैलकुलेशन करना। आने वाले समय में अगर कोई शुगर लो होने की संभावना है या शुगर हाई होने की संभावना है, उसका ट्रेंड का पता लगाना। ये सारी बातें आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। बहुत सारे ऐप्स ऐसे भी हैं जो आपको प्रॉपर ढंग से गाइड करते हैं आपके जीवन शैली के बारे में, आपके खान पान के बारे में, आपके एक्सरसाइज को मॉनिटर करते हैं, आपके वेट को मॉनिटर करते हैं, आपके शुगर्स को मॉनिटर करते हैं और आपको लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं कि आपको किस प्रकार अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखना है या उसके ऊपर बदलाव करते रहना है। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट शायद सबसे ज़्यादा अगर हम माने तो डायबिटीज़ के अंदर हो रहा है। अगर मेडिकल साइंस में भी बात करें तो डायबिटीज के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, मेरा मानना है कि वो सबसे ज्यादा है और इसका कहीं ना कहीं उपयोग हमें सभी को करना पड़ेगा और इससे अछूता शायद कोई रह भी नहीं पाएगा। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।